क्या किसी ओसिलेटिंग बॉडी में एनर्जी होता है? अगर एनर्जी होता है तो कौन कौन सा एनर्जी होता है और कितना होता है एनर्जी? आज के वीडियो में हम लोग इस चीज को सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक एनिमेशन देख लीजिए जो हम बनाए हैं एक ओसिलेटिंग बॉडी का। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे कि एक बॉल जो है वो ओसिलेट कर रहा है दो पोजीशंस के बीच में। एक है एक्सट्रीम पोजीशन और मेन पोजीशन। आप लोग बड़े ध्यान से देखिए तो आप लोग को समझ में आएगा। हम लोग के यहाँ पे दो पोजीशन है, ये वाला रहा मेन पोजीशन और ये जो दिख रहा है ये है एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी रहा एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है कि बॉल अधिक से अधिक कितनी दूरी जा सकता है डिस्प्लेसमेंट होकर के। तो दोबारा से आप लोग इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये वाला जो पार्टिकल है वो ओसिलेट कर रहा है मेन पोजीशन के टू और फ्रो में। तो मेन पोजीशन से आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है और इसी तरीके से ये पार्टिकल मोशन करते जा रहा है। ठीक है, तो ये दिख रहा है आप लोगों का मूवमेंट। अब ये जो बॉल ओसिलेट कर रहा है इस बॉल के पास कौन कौन सा एनर्जी है? तो ये बॉल क्योंकि चल रहा है ना तो इसके पास सबसे पहला जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि ये बॉल चल रहा है तो इस बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है। इस काइनेटिक एनर्जी के अलावे इस बॉल के पास एक और तरीके का एनर्जी है जो है पोटेंशियल एनर्जी। अब आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता है हाइट के कारण। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से कुछ ऊंचाई पर हो तो उसके ऊपर एक एनर्जी आ जाता है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो आप लोग को ओसिलेशन होता हुआ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो तरीके का एनर्जी है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप ये दोनों एनर्जी को जोड़ देंगे तो कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग ये दोनों एनर्जी को बारी बारी से देखेंगे कि कितना होता है काइनेटिक एनर्जी और कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। तो जैसा कि हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन पता है कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन जो होता है वो होता है हाफ mv²। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिख लिए। अब देखो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सारी इक्वेशन सीख चुके हैं। तो हम लोग वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता था वो इक्वेशन को लाते हैं और यहाँ पे वेलोसिटी के जगह पे पुट करते हैं। तो देखो हम लोग को क्या मिलेगा कि वेलोसिटी का जो इक्वेशन हुआ करता था वो होता था v इक्वल टू a ओमेगा और cos ओमेगा t। तो हम लोग ये जो रिलेशन है इसको हम लोग पुट कर देंगे इस v के जगह पे। तो हम लोगों को क्या वैल्यू मिल जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t का होल स्क्वायर। अब देखो क्योंकि ये जो स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को ये स्क्वायर सबके लिए है तो यहाँ पे हम बारी बारी से ये स्क्वायर डाल देते हैं। सबसे पहले हम a ओमेगा, ये जो शुरू में a ओमेगा दिख रहा था इस a ओमेगा के लिए स्क्वायर कर दिए और फिर आपको ये जो cos ओमेगा t दिख रहा था तो यहाँ पे हम लोग कर दिए cos स्क्वायर ओमेगा t। अब क्या हम लोग इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से करके लिख सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे a ओमेगा का जो स्क्वायर था इसको हम अलग अलग करके लिख दिए, a स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। बाकी सारा चीज को सेम वैसे ही छोड़ दिए। अब देखिए ये जो रिलेशन मिला ये रहा हम लोगों का एक ओसिलेटिंग बॉडी के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका। तो ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में पूछता है कि एक ओसिलेटिंग बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होता है तो आपको ये वाली बताना है। अब हम लोग अगर यदि इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, आप देखो यहाँ पे cos स्क्वायर ओमेगा t जो दिख रहा है इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। क्योंकि आप लोग याद करो कि क्लास 10th में आप लोग एक इक्वेशन पढ़ करके आए थे
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन से कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिख सकते थे? लिखा जा सकता था बड़ी आसानी से कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे यही किए हैं कि जो कोस स्क्वायर ओमेगा टी दिख रहा था इसके जगह पे वैल्यू पुट कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम लोग ये जो ए स्क्वायर दिख रहा था, ये स्क्वायर, इस ए स्क्वायर से हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोगों को वैल्यू दिख गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्योंकि हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता था कि डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता था वो होता था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो आप यहाँ पे देखिए इस जगह पे तो आप पाएंगे कि a साइन ओमेगा टी ये दो बार था, तो इसीलिए हम लोग क्या कर दिए कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे हम वैल्यू पुट कर दिए एक y स्क्वायर। तो ये हम लोगों का एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन निकल करके आता है काइनेटिक एनर्जी का। देखो काइनेटिक एनर्जी का हम लोगों के पास दो इक्वेशन निकल करके आया। एक ये ऊपर में दिख रहा होगा ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशंस में हमें टाइम पता है। जब हमें टाइम पता रहा तब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालना रहा किसी ऑसिलेटिंग बॉडी का तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे। और जब हमें टाइम नहीं पता रहा कि जब हम लोगों के लिए डिस्प्लेसमेंट दिया रहा किसी बॉडी का, तब अगर यदि हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी तो फिर हम लोग इस इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो ये दोनों ही इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है। अब ये जो खास करके इस सेकेंड इक्वेशन मिल रहा है, ये सेकेंड इक्वेशन हम लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अगले वाले स्लाइड में। तो अभी अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाल करके लाए हैं और ये होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब आप देखो इस रिलेशन में तो आपको एक चीज पता चलेगा कि आप जैसे जैसे ये y का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे इस y का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ये जो राइट साइड का पूरा वैल्यू है वो धीरे 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 घटते चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेट से कि ये जो ए स्क्वायर है कि ए स्क्वायर का कुछ वैल्यू है, मान लेते हैं कि ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है 100, तो ए स्क्वायर की जगह पे हम 100 पुट कर दिए। और ये जो y है y का वैल्यू मान लो कि 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाता, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाता। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो आपको जो वैल्यू मिल करके आता वो मिल जाता 84। अगर यदि मान लो यही इक्वेशन में y का वैल्यू हम बढ़ा देते, अभी हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 4 पुट किए थे, अगर 4 से 5 पुट कर दो तो अगर 5 पुट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाता 100 माइनस 25, और अगर 100 में 25 माइनस कर देते तो ये वैल्यू आ जाता 75। अब देखो आप लोग के लिए यही दो डेटा सफिशिएंट है इस इक्वेशन को समझने के लिए कि देखो सबसे पहले हम y का वैल्यू 4 पुट किए और फिर y का जो वैल्यू है वो 5 पुट किए, यानी y का वैल्यू बढ़ाना। तो y का वैल्यू बढ़ा तो हमें क्या मिला कि जब y का वैल्यू 4 दिख रहा था तो ये पूरे का वैल्यू जो है निकल के आ रहा था 84, और जब हम y का वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं तो ये पूरे का वैल्यू निकल के आ रहा है 75। यानी कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम y का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वो धीरे 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 घटता चला जाएगा। तो हम लोग यही चीज को लिख लेते हैं, एज डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। तो इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और हम डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन देखना चाहें तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा दिख रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, और जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये देखिए ये जो रिलेशन है ये हम लोगों को इतनी सारी जानकारी दे देता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।